द फूड यू ईट और गट हेल्थ का लेना देना है हेयर फॉल, डैंड्रफ, इन सब से? नहीं है। नीम फेस वॉश लगा लो, मल्टीपल थिंग्स। माइल्ड एक्ने जो है वो ये सबसे ट्रीट होता है। देखो, फेस वॉश का काम होता है चेहरा साफ करना, ना उससे पिंपल बढ़ता है ना पिंपल कम होता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है स्कैम्स बेचे जा रहे हैं? ओरल कोलेजन एक बहुत बड़ा स्कैम है। दूसरा, जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैसे आता है अलग सा, उसमें अलग अलग क्रिस्टल्स आते हैं जिससे तुम अप एंड डाउन करते हो, एंड लॉट ऑफ पीपल डू इट। इट्स गिमिक्री टू सेल दैट इंस्ट्रूमेंट टू यू एंड टू सेल दैट सीरम टू यू टू अप्लाई इट। हाइलुरोनिक एसिड अगर मैं लगाता हूँ तो क्या मेरी स्किन उससे ग्लो करती है? अगर आपका स्किन डिहाइड्रेटेड है तो उसके ऊपर हाइलुरोनिक एसिड अच्छा काम करता है। आप लगाओ तो ग्लो दिखता है फेस पे। इट्स अ गुड प्रोडक्ट। लोग हर वीक फेस क्लीन अप कराते हैं, पार्लर्स में जाके, सैलून्स में जाके। कराना चाहिए? नहीं। हर हफ्ते लोग फेस मास्क लगाते हैं। थोड़ा ऑयलीनेस कम करेगा, थोड़ा उस टाइम के लिए थोड़ा सा ग्लो देता है, उसमें और कोई लॉजिक थोड़ी है। फूड बेस्ड जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब वर्क करते हैं? नहीं। क्या मास्टरबेशन से पिंपल होते हैं? आज का एपिसोड है आपकी स्किन के बारे में। अगर आपको ये जानना है कि आपकी स्किन बेटर कैसे हो सकती है, कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ें आपको स्किन पे लगानी चाहिए, कैसे के टाइप के प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, कैसे टाइप के स्किन के रूटीन्स में फंसना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए। आप अगर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कराते हो, जैसे फिलर्स कराते हो, फेशियल कराते हो, कॉस्मेटिकली सर्जरी कराते हो, या आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक एक डर्मैट के पास जाके दवाइयाँ लेना स्टार्ट करते हो, तो वो सब कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उन सब से होता क्या है, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करिए। ऑल्सो हमने ये बात करी कि बॉलीवुड स्टार्स की स्किन इतनी अच्छी क्यों होती है, आपको अगर वैसी स्किन चाहिए तो कैसे होगा, एंड इन सब के अलावा जो स्किन में बीमारियां होती है उन सब से कैसे फाइट करें और अपने स्किन का बेटर तरीके से ध्यान रख पाएँ। आज का पूरा एपिसोड A to Z आपकी स्किन हेल्थ के ऊपर है विथ इंडियाज़ लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गुरजोत मारवा। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप कम समय में एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान बन पाएँ। एन्जॉय द शो। एक चीज़ बोली थी आपने स्टार्टिंग में, मुझे बता दिया था अबाउट पिल्स, कि मैं कोई मारवा पिल नहीं दे दूंगा जिससे बाल आ जाएंगे या तो रातों रात जिससे एक्ने चल जाएंगे या गोरे हो जाओगे, ऑल दैट, राइट? अ लॉट ऑफ क्लिनिक्स इंडिया में डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उन सब की अपनी ब्रांडेड पिल्स होती हैं। मैं गया हूँ ऐसे क्लिनिक्स पे, मेरे को नाम नहीं लेना, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके खुद के ट्रीटमेंट्स होते हैं कि मेरा 30 डेज़ का ले लो, उनकी XYZ ब्रांड बायोटिन ही होगा, उनका XYZ ब्रांड खुद के नाम पे, मतलब डॉक्टर मारवा बायोटिन, डॉक्टर मारवा एंटी एक्ने, डॉक्टर मारवा हेयर रीग्रोथ, हेयर रीबूस्ट, बहुत सारे अलग अलग नाम से। डू यू थिंक कि वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो अपनी खुद की पिल्स देते हैं उनके नाम की ब्रांड की, वो उनमें कुछ मैजिक पोर्शन होता है कि नहीं, वो सिर्फ एक जैसे सारी होती है, बस वो अपनी ब्रांड लगा के थोड़ा प्रीमियम में बेचते हैं? तो कल अगर मैंने आपको कभी भी मारवा सनस्क्रीन या मारवा पिल दी, अब मेरे सामने उठा के डस्टबिन में फेंकना, ऐसे नहीं कि मेरे दूर भी फेंकना। हाउ कैन आई मैच पीपल लाइक सेटाफिल, गैल्डर्मा, अवीनो, बायोडर्मा? दीज आर जायंट्स, नॉट $1 million, $1 billion, दे आर ह्यूज कंपनीज। मैं एक अपने इधर एक छोटा प्लांट में किसी को पैसा दे के पैकेजिंग लगा के ऊपर मारवा पिल बेचूंगा, तो उसमें कोई सेंस है? ये तो चीटिंग है। अगर आप वो क्लिनिक में गए हो तो गलत है। ये कोई भी डर्मैट ये करता है वो बहुत गलत है। पहले भी अपने नाम से दवाई बेचनी वही बहुत गलत बात है। ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, एकदम ही it's a cheating. It's absolutely not right. And as a ethical practitioner, you should not do it. If you are running a cosmetic center where you are hiring anybody not with a proper degree, just doing scams over there, then it's absolutely perfect for your business model. But not as a doctor. ये मैं नहीं कर सकता, ना ही कभी करूँगा। वही मैंने बोला, अगर कभी किया भी, उठा के मेरे सामने ही कचरे के डब्बे रखना। एंड एक और पॉइंट, साइंस ओपन है। जैसे अगर हेयर फॉल होगा, वही दवाई सब जगह होती है, थोड़ी ना कुछ चेंज होता है। इंडिया में वही दवा है, न्यूयॉर्क में वही दवा है, बार्सिलोना में वही दवा है, लंदन जाओगे वहाँ पे वही दवा है। तो इसमें थोड़ी होता है। साइंस में तो हम लोग वो करते हैं, जैसे अगर किसी ने टीबी की दवाई जिसने की, उसको नोबेल अवार्ड मिलेगा, साइंस का अवार्ड मिलेगा कि इसने ये बनाया है। तो अगर मेरे पास कोई दवा है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे को भी कुछ अवार्ड मिले। खुद थोड़ी ना इसमें थोड़े चवन्नी अट्ठन्नी कमा के खुश होएगा। You will want to make a name for yourself. Exactly. That is what I feel. So
कभी भी ये सब नहीं लेना चाहिए, और ये सब के लिए नहीं, यू शुड नॉट फॉल फॉर एनी मैजिक पिल। कोई भी मैजिक पिल नहीं होती है, जो है जो यहाँ मिलेगा वही पूरी दुनिया में मिलेगा। पर बहुत डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे डर्मैट्स भी होते हैं कि मे बी वो मैजिक पिल नहीं बोलेंगे, पर वो बोलते हैं कि बाहर ना जैसी दवाइयाँ आपको चाहिए पर्सनलाइज वैसी मिलती नहीं है, तो मैं 2-3 दवाई का कॉम्बिनेशन बना के हमने ऐसे बनाई है और ये हमारा फॉर्मूला है एंड ये बहुत इफेक्टिव है हमारे पेशेंट्स पे। ये तो स्कैम करने का नया तरीका है ना, ये तो पुराने ज़माने से देख रहे हैं। तुम कहीं जो फैमिली, वो तो स्कैम नहीं, वो लोग बराबर करते हैं। तुम कोई होम्योपैथ के जाओ, तुम्हारी 4 दवाइयाँ मिला के देते हैं। जो दवाई तुम ले रहे हो तुम्हें मालूम होना चाहिए उसमें क्या कंटेंट है, और पूरी दुनिया में वो मिलनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि तुम वो जो मैंने अपने उधर बना दी 2-3 चीज़ें मिला के और तुम्हें दे रहा हूँ, दिस इज़ नॉट राइट। बिकॉज आई वेंट टू वन डर्मैट अ वाइल अगो, आज से पैंडेमिक के जस्ट पहले। मुंबई में बहुत फेमस डर्मैट है एंड मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे उनका 31 डे मेरे हेयर फॉल के लिए गया था, तो उन्होंने 31 डे का मेरे को उनकी पिल्स दी और मैंने वो 10-12 दिन ली, फिर मैंने बंद कर दी थी बिकॉज आई वाज जस्ट नॉट फील कंफर्टेबल, बड़ा एसिडिक लगता था मुझे उस टाइम पे। तो उनका बकायदा 28th डे पे उनकी टीम का फॉलोअप आ गया कि आपको 3 महीने का कोर्स होना चाहिए क्योंकि आपके 1 महीने में रिजल्ट नहीं है, आपने बंद कर दी, यू शुड डू इट अगैन, एंड दे सोल्ड द सेम थिंग। एंड देन लेटर जब मैं थोड़ा पढ़ने लगा दवाइयों के बारे में, जब ज़्यादा देखने लगा, तो टेक्निकली वो बायोटिन और मल्टीविटामिन थी। इट जस्ट उनके नाम पे दी थी, जिस उन्होंने उनका नाम पे XYZ उनका नाम और हेयर रीबूस्ट उसका नाम था। So again, था बायोटिन ही और मल्टीविटामिन। sorry, but talking about your hair, you have something called as male pattern hair loss. हाँ। It's not a deficiency. इसमें ना कोई भी मल्टीविटामिन का रोल ही नहीं है, ना बायोटिन का, ना B12 का, ना D3 का, ना कोई भी मल्टीविटामिन का। आप बॉडी बिल्डर्स देखो, 6 फीट 6 पैक, एक एक चीज़ नाप के खाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा जो एनाबॉलिक्स लेते हैं, बहुत लोग एनाबॉलिक्स नहीं भी लेते, वो भी गंजे होते हैं, ठीक है। उसका थोड़ी ना कोई लॉजिक है कि कोई मल्टीविटामिन से, वो तो एक एक चीज़ नाप के खाते हैं, वो कैसे गंजे होंगे? ये सब जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स मतलब ये जायदाद जैसा नहीं है कि मेरे दादा ने मेरे पापा को दिया, नेक्स्ट मैं अपने बच्चे को दूंगा। ये मल्टी जेनेटिक होता है। चाचा चाची, नाना नानी, कई इधर से भी जीन आप कैरी कर सकते हैं जिसके कारण बॉल्डिंग होगा। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी, सिंपल वे टू डिफरेंशिएट, पीछे का बाल भी जाना चाहिए, थोड़ी ना हेयरलाइन से पीछे जाएगी। ये जेनेटिक बॉल्डिंग है, इसकी मेडिसिन पूरी दुनिया में सेम रहती है। सो जिस भी डॉक्टर ने आपको दिया है, जितना भी फेमस हो, गलत है। अपने नाम से अगर दिया है तो बहुत गलत है, तो उसमें कोई सेंस नहीं है, एंड वो इट्स अ वे ऑफ स्कैमिंग पीपल। एंड दूसरी बात, कभी भी अगर डॉक्टर आपको फ़ोन करके बुला रहा है तो ये तो वही चीज़ होगी, इधर तो हमें वीडियो बनाने के लिए शर्म आती है कि हम लोग अपने आप को कंटेंट बेच रहे हैं। दैट इज़ योर फर्स्ट रेड फ्लैग कि हाउ कैन यू हैव टू गो बैक। एंड 1 महीने में कैसे बाल उगेंगे? इसमें तो दवाई सालों भर लेनी पड़ती है, जब तक बाल चाहिए तब तक लेनी पड़ती है। डू यू थिंक ये प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं? जो सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज बहुत ज़्यादा प्रमोट होते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज काम करते हैं, ऑफ द काउंटर वाले भी काम करते हैं। ऑफ कोर्स जो मेडिकल ग्रेड रहते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं, वो बेटर काम करते हैं, बट ये बोलना कि नहीं काम करते हैं वो नहीं। इवन डैंड्रफ में बेसिकली ऑयल, सो अगर आप रेगुलरली वॉश करेंगे डैंड्रफ में तो उसकी वो एक ट्रीटमेंट तो वही रहती है। आप एंटी डैंड्रफ तो हफ्ते में 2 बार यूज़ करेंगे, जो बाकी रेगुलरली वॉश करना चाहिए। द फूड यू ईट और गट हेल्थ और डाइजेशन का लेना देना है हेयर फॉल, डैंड्रफ, इन सब से? नहीं है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं है। बॉल्डिंग और उसका कोई लेना देना नहीं है। गट हेल्थ से क्या लेना देना है? कोई भी लेना देना। डैंड्रफ का भी नहीं है? डैंड्रफ का भी नहीं। हेयर फॉल का अगर रीज़न रहता था तो ये थोड़ी डेफिशिएंसी के कारण, थोड़ी डेफिशिएंसी में हेयर फॉल होगा। बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं एकदम सही है। अगर आपसे मल्टीविटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो डेफिशिएंसी से जो हेयर फॉल होता है वो डेफिनेटली होगा। पर बॉल्डिंग का क्या लेना देना उससे? वो तो अगर कुछ डेफिशिएंसी है, गट हेल्थ है, आप IV न्यूट्रिशन ले लो तो उससे वो ठीक हो जाएगा। इससे थोड़ी ये गट नहीं ठीक है इस करके गंजे हो रहे हैं। एंड गट ठीक नहीं, इससे डैंड्रफ भी नहीं होता? मैं नहीं मानता, ना ही उसमें ऐसे कई किताबों में लिखा है, ना ही मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये देखते हैं। क्योंकि डैंड्रफ जो है हम ज़्यादातर सब एज में देखते हैं, पर यंगस्टर्स में ज़्यादा देखते हैं। अगर आप गट हेल्थ देखोगे, जो बच्चे रहते हैं, बच्चों में भी डैंड्रफ दिखता है, पर दे हैव एब्डोमिनल कॉलिक ऑल द टाइम। जो बुढ़े रहते हैं हमेशा ही कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। हर ओल्ड आदमी आएगा, आई एम कॉन्स्टिपेटेड डॉक्टर, आई एम कॉन्स्टिपेटेड, पर उनको किधर कुछ डैंड्रफ होता है। दे कम फॉर डिफरेंट रैशेस। सो प्रैक्टिकलिटी में अगर जैसे आई बिलीव इन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, सो यू जो है, सो गट हेल्थ, इन्फ्लेमेशन, ये सब होता है, बट इट्स नॉट द मेन कॉज ऑफ डैंड्रफ। इट्स देन ऑयली स्कैल्प, इट्स योर sensitivity of your oil glands to your normal hormones. Interesting. Okay.
एक्ने, ब्लैक हेड्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये हर किसी को होता है कि बहुत कुछ ही लोगों को होता है? हर किसी को नहीं होता है, बट लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल को होता है. मेजॉरिटी टाइम इंडिया में एक कहावत पहले से एक चीज़ मानी जाती है कि पिंपल तो नॉर्मल है, आएगा तो चला जाएगा. तो वो इस करके सब जगह रिपोर्ट भी नहीं होता है. पर काफ़ी मेजॉरिटी, एटलीस्ट आई थिंक 70 to 80% लोगों को कभी ना कभी लाइफ में पिंपल आता ही है. और उसका ट्रीटमेंट इज़ गुड हेल्थ, गुड डाइट, कि कभी ना कभी गुड हेल्थ, गुड डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दवाई ज़रूरी है उसमें. अब तक जब तक दवाई नहीं दोगे वो ठीक नहीं होता है. और जैसे मैंने बोला था, पिंपल आएगा जाएगा, बिल्कुल सही है. आप कुछ दवाई भी नहीं लोगे तो भी जाएगा, पर कई टाइम वो खड्डा छोड़ के जाता है, और वो खड्डा ज़िंदगी भर हमको तकलीफ देता है. तो ट्रीटमेंट इज़ नॉट टू ट्रीट द एक्ने एट दैट पॉइंट, इज़ टू प्रिवेंट एनी स्कारिंग इन द फ्यूचर. And I believe if you don't treat acne aggressively, you are left with scars. People who are left with scars, I know how much trauma they have. Because acne तुम फिक्स कर लोगे, पिगमेंटेशन भी पिंपल की जो आती है दवाइयों से तुम फिक्स कर लोगे सारे. खड्डे हो गए तो उसमें दवाई नहीं है. हर उसमें सिर्फ लेज़र्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, पर इस करके स्टार्टिंग में ही दवाई लो, बेटर वो ऑप्शन है. तो जैसे एक्ने है, अब एक्ने जैसे जब भी होता है, पिंपल होता है, तो लोग सबसे पहले बोलते हैं कि अगेन डाइजेशन सुधारो, साफ़ी ले लो, राइट, उससे और ऐसी 25 चीज़ें और आती है जो वो ले लो ओरली, वो तुम खाते हो तो उसकी वजह से तुम्हारा फिर एक्नेस चले जाते हैं. डू यू थिंक वी शुड टेक दैट कि नहीं? सो साफ़ी इज दिस इज अ ब्लड प्योरीफायर इज व्हाट आई हैव. People, a person who gets acne and person who doesn't have acne, their blood is the same. There is no difference in the blood. Their blood is as pure as someone who doesn't have acne or someone who has acne. There उसमें साफ़ी का क्या रोल है? दोनों में कोई लॉजिक ही नहीं है कि ब्लड प्योरीफाई होगा. Coming to dairy and coming to food and all. So yes, dairy does. There are multiple evidences and reports on it. But again, my one belief, अगर dairy सिर्फ कॉज था तो बच्चों को क्यों नहीं आता है? जो न्यू बॉर्न रहते हो तो खाते ही सिर्फ डेयरी है, डेयरी मिल्क खाते, उनको तो पिंपल नहीं देखा. 12-13 साल से चालू होता है, 48-50 में बंद हो जाता है. बुढ़े लोग तो हमेशा, जैसे मैंने बोला, कॉन्स्टिपेटेड ही रहते हैं, पर तो भी उनको तो नहीं आते पिंपल. तो इट्स हॉर्मोन्स आर व्हाट प्ले अ फैक्टर. देयर आर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स. आई वोंट डिसरिगार्ड diet and general health. All that is very, very important, and I'm a strong believer in that. But it's to say that it is just I will eat healthy and I will not get acne is bullshit. Is not right. Yes, is not true. Okay. Wow, this is new. तो फिर एक्ने ट्रीट कैसे होता है? एक्ने के 2 ट्रीटमेंट्स जो मैंने सुने हैं, एक है जो एडवर्टाइज होते हैं बहुत हैवीली, जैसे क्लीन एंड क्लियर लगा दो एक रात पहले और अगले दिन वो एक्ने के लिए क्लीन एंड क्लियर टाइप, जैसे कुछ भी जेल. जेल मतलब माय पॉइंट इज फेस वॉश, एंटी एक्ने फेस वॉश, कि क्लीन एंड क्लियर जैसे ब्लैक हेड्स के लिए भी होता है, एक्ने के लिए भी होता है, या नीम फेस वॉश लगा लो, राइट, यू नो, मल्टीपल थिंग्स जो ओवर द काउंटर तुम्हें देगा. एंटी एक्ने फेस वॉश, एंटी एक्ने मॉइस्चराइजर्स, एंटी एक्ने 25 चीज़ें. एक तो ट्रीटमेंट वो है कि ये क्रीम्स और ये लगाओ तो तुम्हारे एक्ने चल जाएंगे. सो इज दैट राइट? फिर मैं सेकंड, माइल्ड एक्ने जो है वो सबसे ट्रीट होता है, ऐसे नहीं है. जो फेस वॉशेज है, देखो फेस वॉश का काम होता है चेहरा साफ़ करना, ना उससे पिंपल बढ़ता है ना पिंपल कम होता है. सो हाँ, ऑयल प्रोडक्शन जो है, ऑयलीनेस चली जाती है फेस से, सो उसमें उस टाइप का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं. माइल्ड एक्ने होगा तो जो ये सब क्रीम्स हैं थोड़ा बहुत लगाया, थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं. बट प्राइमरली आई फील के जब तक उसमें राइट मेडिकेशन नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत एक्ने वो सब ट्राई कर सकते हैं. ज़्यादा पिंपल आएंगे तो स्कारिंग के लिए मत रुको, प्लीज़ कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, डिग्री देखो डॉक्टर की, और उसके बाद जाओ. सो ठीक है, तो माइल्ड जो है वो फेस वॉश और ये ट्रीटमेंट्स और क्रीम्स और सीरम से ठीक हो सकते हैं. मतलब वेरी वेरी माइल्ड एक्ने वो सब, ये सब सीरम्स में से ऐसे नहीं काम नहीं करती हैं. लेकिन सिर्फ इन्फ्लेमेशन चालू होगी तो उसमें ओरल मेडिकेशन काम करता है. क्रीम का क्या है, आज यहाँ क्रीम लगाई, कल दोबारा इधर पिंपल आएगा, यहाँ क्रीम लगाई, फिर उसका दाग जाने को 3 महीना लगता है. तो यू आर जस्ट रनिंग इन सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड सर्कल्स. इट्स बेटर टू ट्रीट इट प्रॉपर्ली एंड गेट आउट ऑफ दैट सर्कल. तो सेकंड ट्रीटमेंट है जो डर्मेटोलॉजिस्ट जिन के पास मैं गया हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे सजेस्ट किया है या रेकमेंड किया है या प्रिस्क्राइब किया है, दैट्स द वर्ड, कि आइसोट्रेटिनोइन एक ड्रग है जो आप ले लो, उसका 45 डे का कोर्स करो, फिर धीरे धीरे कम करते जाओ बेस्ड ऑन, फिर आप बार बार डर्मेट के पास जाओ, वो बताएगा कि कैसे अगले 90 डेज़ करना है, 30 डेज़ करना है, राइट. तो आइसोट्रेटिनोइन का अदर साइड इज, बहुत लोग बोलते हैं कि आइसोट्रेटिनोइन नहीं लेनी चाहिए. ओके, देखो, क्योंकि उससे ड्राई हो जाते हैं, लोअर बैक पेन हो जाता है, मे बी
विमेन को बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, मेन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. डू यू थिंक ऑल ऑफ दिस इज ट्रू? So it is isotretinoin is a wonder drug in dermatology. Any dermatologist has used isotretinoin. I use it extensively in my practice. वंडर ड्रग. It's a wonder drug. क्यों wonder drug है? Because सब कुछ क्लियर होता है उससे. जैसा रिजल्ट आइसोट्रेटिनोइन से आता है, दुनिया तुम 10,000 क्रीमें लगा दो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा. बाकी कोई मेडिकेशन ले लो, दुनिया भर के नीम फेस वॉशेस कर लो, वैसा रिजल्ट नहीं आएगा जो आइसोट्रोइन से आता है. सो दैट्स वाई इट इज़ गिवन बाय अ डॉक्टर. वो ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए. जो आप ड्राइनेस बोल रहे हैं वो तो उसका इफेक्ट है, साथ में उसको काउंटर करने के लिए डॉक्टर आपको बताएगा क्या यूज़ करना है. जो बोन पेन है वो अगर होगा तो उस टाइम स्टॉप की जाती है, उसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है. पर ये लेना कि इंटरनेट पे मैंने सुना है इस करके मैं नहीं लूँगा. अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको पता है क्यों दे रहा है. वो आपको बेचने के लिए दवाई नहीं लिख रहा है, वो तुम्हें फ़ायदा हो इस करके दे रहा है. द बेनिफिट्स outweigh the risk. That's why it is popular, and that's why we are having this conversation about isotretinoin. So it works like magic. It is a beautiful drug. Yes, not cleared for pregnant mothers, but जैसे अभी जो दूसरा ऑप्शन होता है जो सिवियर एक्ने है, उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मिल जाती है विमेन के लिए. अगर आप साइड इफेक्ट प्रोफाइल कंपेयर करोगे ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड आइसोट्रेटिनोइन, आई थिंक आइसोट्रेटिनोइन इज अ मच सेफर ड्रग. So that is what I feel about hormonal acne which we were talking about. तो आइसोट्रेटिनोइन के मेजर वैसे साइड इफेक्ट्स होते क्या हैं? मेजर साइड इफेक्ट्स प्रॉब्लम ये है, इट कैन नॉट बी गिवन इन पीपल विद डिप्रेशन. पीपल हु हैव no, it does not cause depression, but people who are a known case of depression, you can't give it in them. Most important, you can't give it in childbearing women. So उसमें wash out period होता है, 3 to 6 months का wash out period होता है. So you need to wait for that much time. किताबें 2 महीने बोलती हैं, but 3 to 6 months मैं अपने patients को बोलता हूँ कि इतना टाइम रुकना चाहिए before you plan a pregnancy. बाकी मल्टीपल साइड ड्राइनेस होती है, पर वो साइड इफेक्ट नहीं है, वो तो इफेक्ट है ना. हम ऑयल ग्लैंड्स को सुखा रहे हैं. जो बाकी चीज़ें हैं जैसे बोन पेन आपने बोला, वो हर एक में नहीं होता है. वो कुछ हुआ तो उस टाइम बंद की जाती है दवाई, बंद किया ठीक हो जाता है. ओके, कमिंग टू ट्रीटमेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स गेट इनटू द एस्थेटिक साइड ऑफ इट. ओके, कि आजकल हर किसी को बेटर दिखना है. बिल्कुल नहीं, और बहुत ज़्यादा इंडिया में तो अब ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है इंटरनेट की वजह से और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है. पहले ये दिस वाज लिमिटेड टू बॉलीवुड, ग्लैमर वर्ल्ड, मॉडल्स. अभी हर किसी को करना है. यू ऑल्सो सेड दिस, राइट? सो एस्थेटिक्स के सबसे कॉमन ट्रीटमेंट्स क्या हैं जो सबसे ज़्यादा, या एक्चुअली द बेटर क्वेश्चन वुड बी, सबसे ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर ट्रीटमेंट्स बॉलीवुड में कौन से हैं? ये मुझे पता था आप पूछेंगे, तो ये बॉलीवुड में नहीं, सब जगह सेम रहता है. द मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट दैट आई डू आर फिलर्स, dermal fillers. That is, along with clinical dermatology, is my bread and butter also, and I do a lot of fillers, and I think that is the most popular treatment when it comes to aesthetics in our country. Okay, so fillers. तो क्या होते हैं fillers? फिलर बेसिकली एक सब्सटेंस होता है हाइलोरोनिक एसिड. वो आपके शरीर में है, मेरे शरीर में है, जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा है उसके शरीर में है, जो लोग देख रहे हैं उनके शरीर में है. सो हम लोग जब मैच्योर होते हैं ये हाइलोरोनिक एसिड धीरे धीरे करके कम हो जाता है. सो फिलर क्या होता है, यही हाइलोरोनिक एसिड से बना होता है. तो जहाँ से वो फिलर जो कम हो गया है वहाँ पे उसको री इंजेक्ट किया जाता है. सो इट्स यूज्ड इन, अगर कोई हॉलोनेस है, कहीं प्लम्पिंग. सो 2 पर्पसेस. इट इज़ यूज्ड फॉर एंटी एजिंग, agar if it's lost, and also used for enhancement of features. So you can also use it for enhancement. So the young models who are coming are not coming for anti-aging. It's not because they're looking old. They want to look better. So that's the other way of using fillers. So filler मतलब कि अगर मेरे अंडर आई के नीचे गड्ढे हो गए तो अब ये फिल हो जाएगा. जी. तो इधर इंजेक्शन डालोगे और इसको फिल कर दोगे. बेसिकली हाँ, थोड़ा क्रूड वे बोलने का, बट सॉरी, बड़ा बेसिक फंडामेंटल वे जो आप बोल रहे सही है. सो वो फिल नहीं होगा, बट यू विल लुक फ्रेशर. बेसिकली थोड़ा थकान कम दिखती है इसमें. दिस इज द अंडर आई फिलर का ट्रीटमेंट. ओके, तो फिलर और बोटॉक्स सेम होता है? नहीं, अलग चीज़ होती है. जो क्या होते हैं दोनों? सो बेसिकली बोटॉक्स इज अ ब्रांड नेम. इट्स अ न्यूरोमोडुलेटर. जो कंटेंट है उसको बोटुलिनम टॉक्सिन बोलते हैं. एक एलर्गन करके कंपनी है जो बोटॉक्स बनाती है, एंड दैट इज अ वायरल वर्ड जो पूरी दुनिया में चलता है. ओह, आई डिडंट नो बोटॉक्स इज अ ब्रांड. या इट्स अ ब्रांड. देयर आर मल्टीपल न्यूरोमोडुलेटर्स containing botulinum toxin, Botox being one of them. They have the major market share, but they've marketed so well that
एवरीवन सेज बोटॉक्स। आजकल मैं बाल कटाने गया था, वो बोलता है हेयर बोटॉक्स करना है। बोले मैं बोटॉक्स तो मेरा ब्रेड बटर है, इतना मैं तो ये खाता पीता हूँ, इससे ये कैसे आप करते हो? देन आई रियलाइज दैट इट्स जस्ट देयर इज नो बोटॉक्स बीइंग यूज्ड इन द हेयर, इट्स अ स्ट्रेटनिंग। दे आर यूजिंग इट बिकॉज वी वाइप ऑफ रिंकल्स एंड रिड्यूस रिंकल्स। तो स्ट्रेटनिंग को वो लोग सेम बोटॉक्स करके बोलते हैं, तो उसमें कुछ बोटॉक्स का लॉजिक ही नहीं है। वो बोटॉक्स और तो अलग अलग चीज़ें हैं कोई। वाओ, आई डिडंट नो दिस। ओके, तो बोटॉक्स एक तरीके का फिलर ट्रीटमेंट ही है? नहीं, बोटॉक्स जो है उसका पर्पस अलग होता है। वो बेसिकली मसल्स पे काम करता है। सो सपोज आई एम स्माइलिंग, आई हैव दीज लाइंस, आई हैव दीज फोरहेड लाइंस, ये सब जगह पे बोटॉक्स यूज़ होता है। फिलर बेसिकली फेस थोड़ा लिफ्ट करने के लिए, एनहांसमेंट ऑफ फीचर्स, जॉ लाइन के लिए, ये सब जगह यूज़ होता है। बोटॉक्स के नॉन एस्थेटिक पर्पसेस भी होते हैं, जैसे माइग्रेन में यूज़ होता है, स्वेटिंग में यूज़ होता है। बहुत कॉमनली मैं ट्विचिंग में यूज़ करता हूँ, जैसे किसी को आँख फड़कती है बार बार, हाँ, तो उसमें यूज़ होता है। एंड वो जो पेशेंट होता है वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। सो इट्स नॉट ओनली एस्थेटिक्स, इट्स ऑल्सो यूज्ड इन अ लॉट इन नॉन एस्थेटिक प्रोसीजर्स। गॉट इट। तो अब जैसे फिलर्स हैं, फिलर्स एक सबसे कॉमन हो गया अंडर आई। और कौन कौन से टाइप के फिलर्स? सो आई डू अ लॉट ऑफ लिप फिलर्स। लिप फिलर्स, तो इसमें लिप थिक हो जाते हैं? हाँ, not always thick. Sometimes you improve the shape of the lip. Sometimes there's asymmetry in the lip. It's not always about enhancement. It's also about correction. And yes, about enhancement also उसमें किसी के thin lips हैं तो उस टाइम किया जाता है. But that does require a lot of expertise, and you should only do it at a time from an expert and all. I wouldn't. ठीक है. So under eye, lip, jawline, chin. टेम्पल, नोज। टेम्पल इज दिस? ये टेम्पल है, ये जॉ लाइन है आपकी, ये चीक है, ये आपका लिप है, नोज है। ये हर जगह फिल होता है? ओके। सो मेरे चेहरे पे भी फिलर है, ये मेरा जॉ लाइन फिलर है। सो इट्स नॉट तो जॉ लाइन फिल करने मतलब जॉ लाइन बहुत शार्प दिखती है, इज दैट? या अभी थोड़ी मैंने बियर्ड रखी हुई है, बट नॉर्मली आई डोंट कीप सो मच ऑफ अ बियर्ड, बट दिस पार्ट दैट यू सी इज नॉट बोन, दिस इज एक्चुअली फिल्ड। एंड ऑल्सो द रीजन आई एम सेइंग दिस ऑन योर शो इज because when I talk about filler and Botox, forget normal people, my friends they tell me, अरे बाप रे ये क्या? Exactly, मेरा next question सबका पिक्चर रहता है कि होठ ऐसे हो गए, चेहरा ऐसे हो गया, क्या बना दिया, ये अलग है। What you have to realize is जितने लोगों को आप टीवी पे देखते हैं, वास्ट मेजॉरिटी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कराते हैं। ये बात मैं वाउच कर सकता हूँ 200%। एंड जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो बैडली डन केसेस हैं विच आर नॉट इंजेक्टेड प्रॉपरली। जो आज जो है इट्स मच मोर कॉमन इवन इन कॉमन पीपल, इट्स जस्ट द वर्ड अरे बाप रे क्या कर दिया। इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स अ नॉर्मल थिंग। हाउ यू, इट्स लाइक टैटूज। 15 साल पहले लोग टैटू करा, अरे बाप रे टैटू करा क्या है। आजकल हर एक आदमी के हाथ में टैटू देखता हूँ मैं। सेम विथ बोटॉक्स एंड फिलर्स। 10-15 साल पहले मिडल ईस्ट, लंडन, ये सब में भी it was like that. Now it's booming. You see over there fillers and that is booming. The same thing will happen in India also, and I'm very sure about that. तो फिलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? फिलर्स के साइड इफ़ेक्ट अगर ऐसे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़ी ब्रूजिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फिलर के। वैसे क्या? जैसे सब एक वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है फिलर का। मतलब अगर आपने फिलर जो है वो ब्लड वेसल में किधर डाल दिया गलती से, सो वो कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। बट इट कैन बी रिवर्स्ड, इट्स नॉट इट्स समथिंग इन अ ट्रेन्ड हैंड, यू आर ट्रेन टू रिवर्स इट। मैं कॉम्प्लिकेशन तब बोलता हूँ अगर वो रिवर्सेबल नहीं है। फिलर जैसे हमने बोला हाइलुरोनिक एसिड से बनता है, उसको डिजॉल्वर होता है एक, उसका हाइलुरोनाइडेस बोलते हैं। सो वो डिजॉल्व कर सकता है फिलर को। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ये सब फिलर से नहीं होते हैं क्योंकि हर एक चीज़ डिजॉल्व हो जाती है। इट्स अ रिवर्सेबल प्रोसीजर, इट्स नॉट अ परमानेंट प्रोसीजर। ओके, तो क्या प्रोसेस होती है फिलर्स की? फिलर की क्या प्रोसेस होती है? मैं मान लो आपको अंडर आई फिलर करना है, आप मेरे क्लिनिक आएंगे राज, मैं आपको नमिंग क्रीम लगाऊंगा। नमिंग क्रीम आधे पौने घंटे के लिए लगा के रखूँगा, उससे चेहरा नम हो जाता है। फिलर हाइलुरोनिक एसिड की सिरिंज में आता है 1 ml, नॉर्मल जो है 1 ml की सिरिंज होती है। उसको मैं अलग अलग पॉइंट्स पे इंजेक्ट करूँगा बेस्ड ऑन माई एक्सपर्टीज़। एंड आपका जो अंडर आई हॉलो है वो कम दिखेगा। सिंपल है, 30 मिनट प्रोसीजर होता है। अब उसी टाइम घर जाते हो, सब कुछ कर सकते हैं। वर्कआउट एक दिन नहीं करना है और कोई उसमें मेजर प्रॉब्लम ही नहीं है, इस करके इतना पॉपुलर है। तो ऐसा कुछ पोस्ट ट्रीटमेंट कुछ मेरे को केयर नहीं करनी पड़ती? पोस्ट ट्रीटमेंट वर्कआउट नहीं होता है, इट्स वेरी वेरी बेसिक। 1-2 दिन 24 आवर्स मैं बोलता हूँ पेशेंट को,
पहले बोलते थे 7 दिन, पर अभी जो एक्सपर्टीज से जो मैंने देखा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं उसमें इतना एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने इतने सारे केसेस किए कि खाली एक दिन वर्कआउट अवॉइड करना है, थोड़ा मसाज अवॉइड करना है, थोड़ा सोना स्टीम ये सब अवॉइड करना है 2-3 दिन के लिए। बट ये सब बहुत बेसिक होता है, इसमें कोई मेजर सर्जरी नहीं है, तुम कोई सर्जरी नहीं करा रहे हो, ये ब्यूटी ट्रीटमेंट है। और ये फिलर का इफेक्ट कब खत्म होता है? 1 साल। जो कंपनी जो बनाती है फिलर्स, अलग अलग कंपनी क्लेम करती है 2 साल, हम अपने पेशेंट्स को 1 साल बोलते हैं। कई लोगों में उससे पहले भी जाता है। बेसिकली जो एरियाज जो मूव करते हैं, जैसे आई मूव कर, अंडर आई हम ब्लिंक करते हैं, लिप हम बात करते हैं, ये 2 जगह से फिलर जल्दी जाता है। जो जॉ लाइन फिलर है मैंने अपना 1 साल पहले किया था, पर अभी भी दिखता है। तो 1-1.5-2 साल तक रहते हैं। नोज फिलर्स लंबे रहते हैं। तो जो जगह मूव नहीं करेगी वहाँ फिलर रहेगा, जो जगह मूव करती है वहाँ जल्दी फिलर निकलता है। टेल मी, गोइंग अंडर नाइफ, इसका क्या मतलब होता है? नाइफ से चेंजेस करना मतलब गोइंग अंडर अ नाइफ इज अ सर्जरी, दैट इज अ प्लास्टिक सर्जन जॉब। ओके। ये जो हम लोग बातें कर रहे थे अबाउट लिप, अबाउट अंडर आई, अबाउट ये सब गोइंग अंडर द नाइफ से भी होता है। ये सब प्लास्टिक सर्जन भी करता है। जो फिलर है वो गोइंग अंडर द नाइफ नहीं है, दैट्स अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। मिनिमली इन्वेजिव बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई कट नहीं है, कोई सूचर, कोई टाका नहीं मारना है, कोई वो यू आर नॉट एंटरिंग, इट्स ओनली विद अ नीडल, सो इट्स मिनिमली इन्वेजिव। ओके, सो नाइफ मतलब गोइंग अंडर द नाइफ इज मोर अबाउट सर्जरी। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सर्जरी, चेंजेस तो हम भी करते हैं। ओके, सो सर्जरी कौन करता है और किसको करानी चाहिए और क्या होता है? वो भी सेम चीज़ के लिए होती है कि मुझे बेटर दिखना है तो मैं सर्जरी कराऊंगा? सो बेसिकली जो जैसे लेट्स टॉक अबाउट फेस लिफ्ट, जो यंगर पेशेंट्स हैं उनको फिलर से हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं फेस लिफ्ट में। जो थोड़े एल्डरली ग्रुप हो गया उसमें फिलर का भी रिजल्ट नहीं आता, यू हैव टू गो इन अंडर द नाइफ, दैट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, वो लोग भी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, बट वो सर्जरी से वही करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट सर्जरी नहीं करती। अब ये प्लास्टिक जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं वो छोटी वाली करते हैं, पर बड़ी सर्जरीज वो लोग करते हैं। ओके, सो एक मैं बता रहा था कि इन द फ्रेंड सर्कल विच आई हैव गॉटन इन नाउ, जो मेरे रीसेंट फ्रेंड्स बने आफ्टर बिकमिंग अ क्रिएटर, आफ्टर गेटिंग इनटू मोर द ग्लैमर साइड ऑफ थिंग्स, जो तो इन सब में बहुत कॉमन है, जो मुझे रिसेंटली पता चला था, IV, राइट? IV थेरेपी हैज़ गॉटन वेरी पॉपुलर और बहुत नॉर्मल है। मतलब आई हैव फ्रेंड्स जो हर 45 डेज़ में कोई ना कोई एक IV ले रहे होते हैं, या 30 डेज़ में कोई ना कुछ IV मंथली बेस पे ले रहे होते हैं, और टाइम से ले रहे हैं। क्या होती है IV थेरेपी? सो IV थेरेपी जो है वो पॉपुलर हुई थी ग्लूटाथियोन करके। ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बेसिकली पीपल विथ लिवर फेलियर्स, अल्कोहलिक्स जो होते थे, उनको ग्लूटाथियोन हॉस्पिटल में दिया जाता था ताकि उनका लिवर प्रोटेक्टिव है, वो सुपर एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, तो उससे लिवर बेटर होता है। पर वो जिनको हॉस्पिटल में देखते थे एज अ इफेक्ट और एज अ साइड इफेक्ट दिस हो के थोड़ा स्किन लाइटनिंग हो रही थी। सो वो सेम चीज़ आजकल स्किन लाइटनिंग में यूज़ होती है। ग्लूटाथियोन IV क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। हमारा गैस्ट्रिक एसिड होता है जो स्टमक में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, इस करके उसको IV ड्रिप में देते हैं। आजकल ये कॉमन है, ये होता है, ये पूरी दुनिया में सब जगह क्लियर नहीं है, पर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में ग्लूटाथियोन दिया जाता है फॉर कॉस्मेटिक्स। कमिंग टू जो बाकी IV थेरेपी है, वो मोर ऑफ गिमिक्री है अगेन, क्योंकि अगर आप ओरली दवाई आपको एब्जॉर्ब होती है तो फिर IV लेके क्या मतलब है? ये तो अभी सेंटर्स खोल के लोगों ने चलाया हुआ है, होम ड्रिप IV थेरेपी, ये ड्रिप IV थेरेपी। ये तो पुराने ज़माने में गाँव में लोगों बीमार होता तो सलाइन चढ़ाते थे, ये वो लॉजिक चल रहा है कि तुम अगर खा सकते हो सब बराबर, अगर सब न्यूट्रिशन है, तो फिर IV का क्या लॉजिक है? आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग IV, इट इज़ IV डज यू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन स्ट्रेट जाता है, बट व्हाट इज़ द नीड? एंड यू नीड न्यूट्रिशन डेली, यू हैव अ हेल्दी डाइट डेली। वंस इन 45 डेज जाके तुमने मल्टीविटामिन का टीका लगा दिया, वो तो अपने डॉक्टर का बेनिफिट ज़्यादा किया, अपना बेनिफिट कम किया, ये मेरा मानना है। ग्लूटाथायोन की जो मल्टीविटामिन्स हैं या ग्लूटाथायोन की जो पिल्स हैं, टैबलेट्स हैं, वो बहुत फेमस हो रही। एफर्वेसेंट टैबलेट्स भी जो तुम पानी में मिला के पीते हो, और बहुत सारी जो देखो उसमें टैबलेट है ना, जो ओरल टैबलेट है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। उसकी जो स्टडीज़ भी हैं, कई कंपनीज मेरे को आके दिखाती हैं, हमारा रिसर्च है, बट आई डोंट बिलीव इन इट। उसमें जो स्टडी ग्रुप है वो बहुत स्मॉल है ना, और वो लॉजिक नहीं है उसमें। कई थोड़ी सबलिंगुअल टैबलेट्स आती हैं आजकल जो जीभ के नीचे डालते हैं। वो सबलिंगुअल टैबलेट्स जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को उसके थ्रू नहीं जाती हैं, वो थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब होती हैं, पर जो बेस्ट ग्लूटाथियोन का रिजल्ट है वो IV में ही आता है, और बाकी वो इतना एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ग्लूटाथियोन लोग इसलिए लगाते हैं कि गोरा होना, उनको ग्लो चाहिए फेस पे। बेसिकली ग्लूटाथियोन
अगेन मैं करता हूँ, पर वो हर एक आदमी के लिए नहीं है, उसका रिजल्ट टेम्पररी है। आप जब तक लोगे तब तक फ़र्क दिखता है, फ़र्क चालू होने के लिए भी 2 महीने लगते हैं, और जब तक लोगे तब तक रिजल्ट आता है। एक बार बंद किया उसका इफेक्ट चला जाता है। अगर आप वो मीडिया पर्सनैलिटी हैं, राज शमानी हैं, तो ले सकते हैं लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो फिर उसमें थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप कब तक लोगे? इट्स टिल व्हेन विल यू टेक, एंड इट्स नॉट दैट आपने लिया और वो फेयर एंड लवली का ऐड नहीं है कि काले से आदमी गोरा हो गया। यू हैव सम little bit of glow, little bit of lightness of shade. You stop and it goes back to what it was before. So it's not something which is your mainline treatment of pigmentation. There are other things for that. So glutathione pills work नहीं करता? नहीं। अब आजकल glutathione की क्रीम्स आ रही हैं, अभी बहुत ऐड चल रही है हर जगह। इफ़ यू लुक एट पोस्टर्स, ग्लूटा XYZ इंग्रेडिएंट है उस पर्टिकुलर क्रीम में, जिससे आपकी पूरी स्किन पे ग्लो होगा, आपके फेस पे ग्लो होगा। अभी वो क्रीम्स वर्क करती हैं ग्लूटाथियोन? डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी क्रीम इंडिया में ना कल कोई भी अपना बना के उसमें लिख के बेच सकता है। वैसे ही ग्लूटाथियोन बिकता है, उसके ऊपर रिसर्च कितनी हुई है वो मुझे रिसर्च ना, मैंने उसको दिखा है काम करते हुए। थोड़ी कंपनीज बनाती हैं, बट मैंने यूज़ नहीं किया अपने पेशेंट्स पे टॉपिकल ग्लूटाथियोन, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक। पर अगर आप पूछेंगे काम करता है कि नहीं करता है, उसकी जो स्टडी, आई वोंट यूज़ इट टिल आई एम कॉन्फिडेंट, एंड मैंने जो उसकी स्टडीज़ देखी हैं, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ स्कैम विच इज़ गोइंग ऑन। I don't see any. It's just a popular word to सब use करके ज़्यादा बेच रहे हैं। It's like oral collagen. Oral collagen is the biggest scam which is going on right now in aesthetics. You can. Okay. Oral collagen is like taking collagen powder, is like taking protein powder. आपने oral collagen लिया, वो पेट के अंदर गया, उसको गैस्ट्रिक एसिड ने तोड़ के अमीनो एसिड में बना दिया। ये अमीनो एसिड दोबारा रैंडमली मैजिकली जाके आपके स्किन में कोलेजन नहीं बनाता है। वो चीज़ अमीनो एसिड इज़ लाइक प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा। सेम चीज़ आपने प्रोटीन पाउडर ली, आपके गैस्ट्रिक एसिड ने उसको अमीनो एसिड्स में तोड़ दिया। तो दोनों में फ़र्क क्या है? कोई भी फ़र्क नहीं है। जो ओरल कोलेजन आता है वो इतना महंगा बिकता है, ये कोलेजन, मरीन कोलेजन, सी कोलेजन, आई डोंट नो व्हाट अदर वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड, बट अल्टीमेटली तो वो अमीनो एसिड में बनता है। तो उसमें ओरल कोलेजन का लॉजिक क्या हुआ? तो इतनी कंपनीज जो कोलेजन बेच रही हैं सब। So I've had this argument with multiple companies because they come to me to write and I'm a very hard nut to crack. So they come to me with oral collagen and I tell them the same thing. So they show me a study which says कि हमारे patients हैं, हमने ये 100 patients को oral collagen दिया और इनका hair better हुआ, skin better हुआ. And what I tell them is कि you have compared oral collagen with an empty powder. Why don't you show me a result with oral collagen and protein powders? All the studies on oral collagen are with empty powders. They are not वो तो प्रोटीन से तो बेटर होता ही है स्किन एंड हेयर, उसमें नया क्या है? तो अब हेल्दी डाइट खाना, पहले ही बोला हमने, वो तो ज़रूरी है, उससे बाल अच्छे ग्रो होते हैं, स्किन अच्छा दिखता है। उसके लिए ओरल कोलेजन चलाने की पूरी इंडस्ट्री चलाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग। ओके, दिस गेट्स मी टू अ क्वेश्चन। ये मुझे बताओ कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि दे आर टोटली जस्ट एक हाइप पे या एक नए तरीके से मार्केट करके स्कैम्स बेचे जा रहे हैं, जिनका रियलिटी में असर नहीं होता कुछ, बट उनको बस महंगे तरीके से बेचा जाता है? जैसे ओरल कोलेजन एक है। ओरल कोलेजन एक बहुत बड़ा स्कैम है। दूसरा, जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, अभी स्किन केयर अच्छा है पर ओवर रेटेड है। हमारे स्किन में कोई भी सेकेंड लेयर से ऊपर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तुमने एक क्रीम लगाई, ऊपर सनस्क्रीन लगाई, बात ख़त्म हो गई। उसके ऊपर आप 10 क्रीमें, आजकल देखता हूँ मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं, 10 स्किन केयर रूटीन, 7 स्टेप, 8 स्टेप। हमने व्हाट डू यू डू? इज दिस ऑल यू डू एट होम? जस्ट कीप पुटिंग क्रीम्स ऑल डे? बाकी भी तो काम करना है हमें। जब वो यू आर नॉट बेनिफिटिंग योर सेल्फ, यू आर ओनली बेनिफिटिंग द कंपनी हु मेड दैट thing or the person who wrote it for you. So you're not benefiting yourself with 1%. So skincare, you have to use what are the right things, but all you need is 1 or 2 ingredients. You don't need these 10 things that separate. So just 7-step skincare routine, 10-step skincare routine. So 2 second layer के आगे कुछ absorb होता ही नहीं है हमारे स्किन में। हमारा स्किन ऐसे नहीं है कि जो लगाओ अंदर घुसता ही रहेगा। वो खाली आप, it's just keeping you busy. That's what I tell my patients also, कि आपको busy रख रहा है, आप काम में उलझाए लग रहा है, कुछ ना कुछ आप करते रहो दिन भर। Really? Yes, that's the truth about it. You cannot, you have to speak, I have to speak facts with you that, so this is a fact. Although a lot of pharma companies are going to be holding my neck, but exactly. I'm not dependent on pharma anyways. They depend on me, not me.
इंटरेस्टिंग. ओके, तो ओरल कोलेजन 7-step स्किन केयर, 10-step स्किन केयर रूटीन. हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैड है, बहुत चल रहा है इनफैक्ट. सो ओके, टेल मी, आई टेल यू. एक मेरे को बहुत मन है बोलने का, स्किन योगा. ये क्या है ये, मुझे पता ही नहीं है. नहीं, इंस्टाग्राम पे वही ना, इंडिया में जरा ट्रेंड्स चलते हैं, एक वेव्स आती हैं. तो एक स्किन योगा की वेव आती थी. लोग सुबह उठ के चेहरा मसाज करते रहते हैं कि ये करेंगे तो चेहरा लिफ्ट हो जाएगा. ये इतने सारे लोगों को मैंने वो फेस योगा, ये भी बहुत बड़ा स्कैम है. द रीजन यू लूज कोलेजन, people who work out will lose collagen faster, they age faster. Someone who runs a lot, they look more aged. People like who, because they're out in the sun, they lose collagen faster, they run, they lose weight, they look more aged. So basically जो स्किन योगा है या फेस योगा है, वो करने से तो हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे थोड़ी ना कोई लिफ्ट होता है फेस उसमें. और एक्सरसाइज कर रहे हो आप फेस की, जिससे कोलेजन और बर्न हो रहा है, थोड़ा पफीनेस कम दिख सकती है, पर किसी का भी चेहरा लिफ्ट नहीं होने वाला, शार्पन नहीं होने वाली जॉ लाइन. ये फेस योगा या स्किन योगा ये सब करके, ये सब गिमिक्री है. तो जो एक ऐसा रोलर जैसा आता है जिसको ऐसे करके पुश करते हैं, मैंने बहुत सारी रील्स देखी है लड़कियों की, लड़कों की, जिसमें वो ऐसे पुश करते हैं ऊपर की साइड. आप बिजी आदमी, आप मत करना ये सब. मैं करता ही नहीं हूँ. आपको बिजी रखेगा और कुछ नहीं करता. ये सिंपल जो क्रीम है वो लगानी चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी वो लगाओ, वो पेनिट्रेट होता है, वो काम करता है. ये थोड़ी दिन भर करके कुछ होने वाला है. वाओ. Okay, so I do a lot of research on this because I feel FMCG consumer brands मुझे बहुत बड़ा पसंद है पढ़ने में, इनके बारे में सीखने में. और I'm very fascinated by beauty and skin as an industry, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट, सबसे ज़्यादा बड़े पैसे, सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट तुम इसी में क्रिएट कर सकते हो. तो इसलिए मैं बहुत देखता रहता हूँ. एंड दैट्स हाउ आई नो अबाउट दिस. कैसे आता है अलग सा जिसको लेके पुश करते रहो, उसमें अलग अलग क्रिस्टल्स आते हैं जिससे तुम अप एंड डाउन करते हो. तो फेस के लिए अलग होता है, अंडर आई के लिए अलग होता है. एंड लॉट ऑफ पीपल डू इट. गुड फॉर देम, बट इट डजंट वर्क. It's no logic in it. It's more of keeping you busy, and the amount of effort and the it's useless. It's gimmickry to sell that instrument to you and to sell that serum to you to apply it. There's no logic between it. बार बार आपने बोला कोलेजन होता क्या है? So basically, I'll try to explain to you in the most simple words. So हम दीवार बनाते हैं कभी, तो उसके ऊपर ईंटें लगती हैं और बीच में सीमेंट लगता है. ब्रिक एंड मोर्टार बोला जाता है इसको इंग्लिश में. सो जो मोर्टार होता है या फिर जो सीमेंट है वो कोलेजन है. सो हमारा जो सब कुछ है बीच में कोलेजन रहता है. इट इज़ व्हाट हेल्प्स इन इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन. सो बेसिकली कोलेजन डिप्लीट अगर हो गया तो जो हमारी वॉल है वो वीक हो जाती है. तो सेम विद द स्किन, कोलेजन कम हो गया तो गिर जाती है. दैट इज़ द कोलेजन. और वही तो दैट इज अबाउट. तो वो एक्सटर्नली पाउडर से नहीं खा सकते? नहीं खा सकते हैं. पिल से ले सकते हैं? नहीं, कोई भी कोलेजन को इंजेक्ट करना पड़ता है. जो फिलर बोल रहा हूँ हाइलुरोनिक एसिड से बनता है, वो कोलेजन को स्टिमुलेट करता है. कोई भी खाने से चेहरे पे लिफ्टिंग नहीं होती. आप दुनिया का कितना भी फेस योगा कर लो, दुनिया की कितनी भी कोलेजन खा लो, कभी भी चेहरा लिफ्ट नहीं होगा उससे. कोई भी उसमें लॉजिक नहीं है. कोलेजन क्रीम्स जो होती हैं तो यार, कोलेजन क्रीम्स नाउ आई थिंक वो काम डिपेंड करता है उसकी पेनिट्रेशन कैसी है. कोलेजन एज सच उसका जो मॉलिकुलर साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है. सो इस करके वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है. आजकल हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है. Exactly. उसका लो मॉलिकुलर वेट बनता है जो एब्जॉर्ब होता है, बट इट डजंट वर्क लाइक अ फिलर. फिलर गोज एट अ मच डीपर लेवल. दिस विल हेल्प यू इन हाइड्रेटिंग द स्किन. By applying hyaluronic acid, you can't penetrate it in that deeper level that it will replace collagen in your skin. You can hydrate it, it will look a little fresher, but it doesn't lift the face. No cream in the world can change the signs of aging. You can stop it. किसी भी क्रीम से लगाओ और ये लाइनें सब निकल गई, ये सब गिमिक्री होती है. एंटी एजिंग क्रीम्स वर्क नहीं करती? एंटी एजिंग क्रीम्स मेंटेनेंस में काम करती है. मिनिमल रिजल्ट होता है उसमें, एकदम ही मिनिमल रिजल्ट होता है. उस कोई भी लिफ्ट नहीं होता है उससे. हम लोग एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं. मोर देन एंटी एजिंग क्रीम, सनस्क्रीन ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें. इट इज़ मोर ऑफ प्रोटेक्शन एंड देन यू कैन ट्रीट, बिकॉज ट्रीटमेंट में जो काम करता है वो मिनिमल है. अब सनस्क्रीन लगाओगे तो सबसे बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट वो है. ओके, गुड क्वेश्चन. मैं 3-4 केमिकल्स के नाम लूँगा जो बहुत ज़्यादा फेमस
केमिकल्स बोलो या इंग्रेडिएंट्स बोलो जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और इनकी वजह से बहुत बिकती चीज़ें, राइट। फर्स्ट इज़ हाइलुरोनिक एसिड, तो वो अभी आपने बता दिया। हाइलुरोनिक एसिड अगर मैं लगाता हूँ तो क्या मेरी स्किन उससे ग्लो करती है, बेटर होती है, फेयर होगा? बेसिकली अगर आपका स्किन डिहाइड्रेटेड है, थोड़ा डिहाइड्रेटेड स्किन टाइप है, तो उसके ऊपर हाइलुरोनिक एसिड अच्छा काम करता है। आप लगाओ तो ग्लो दिखता है फेस पे। इट्स अ गुड प्रोडक्ट। ओके, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। देन एक होता है सैलिसिलिक एसिड। मुझे डॉक्टर्स ने बचपन से बहुत ज़्यादा बोला है सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन थी। तो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है? सो बेसिकली ये सैलिसिलिक एसिड, ये सब AHA करके एक ग्रुप होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, उसको में बिलोंग करते हैं। ये सब एक्सफोलिएंट्स हैं। तो उनका लॉजिक क्या है, जैसे हमारा ऑयल ग्लैंड ब्लॉक्ड है, वाइट हेड है, ब्लैक हेड है, आप वो लगाओ तो उसको एक्सफोलिएट करेगा, माइक्रोस्कोपिक पीलिंग करता है। इस करके हमारे क्लिनिक्स में, हमारे क्लिनिक पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सैलिसिलिक एसिड पील की जाती है। तो उसका ये लॉजिक है, उसको लगाया तो थोड़ा स्किन पील होता है, ऊपर की चमड़ी निकल गई तो पिंपल निकल जाता है। ये लॉजिक से वो काम करते हैं। सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो थम्स अप, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। उसकी क्रीम्स वगैरह बिल्कुल सही वर्क करती है। yes. एक नया ट्रेंड आ रहा है जो आजकल बहुत सारी न्यू D2C ब्रांड्स बनाती है। मेरे को उसको बोलती नहीं आता, नीना माइना क्या, नियासिनामाइड। ओके, सो उससे क्या होता है? नाइसिनामाइड मेरा इतना पसंदीदार नहीं है, मुझे इतना नहीं पसंद है। वो अगेन इंटरनेट से ब्रांड है, काम करता है लेकिन उससे बेटर चीज़ें हैं। सो नाइसिनामाइड मोर वो सीरम्स की ऐड लोगों ने देख देख के लगा के चलाया हुआ है। तो उसके फेजेस आते हैं हमारे देश में, हर एक चीज़ का फेज़ है, वो भी फेज है, कुछ काम नहीं करता। काम करता है पर उससे बेटर है। लाइक इट वुड नॉट बी माई फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। सो इफ यू आस्क मी, आपने बोला था रेट करना है, तो आई वुड रेट इट दिस वे। अच्छा, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इज हियर, ओके, दिस इज इट। तो करता क्या है वैसे? नाइसिनामाइड बेसिकली पिगमेंटेशन पे काम करता है एंड एक्ने पे थोड़ा बहुत काम करता है। ओके, और उसका अल्टरनेटिव क्या है जो बेटर है, वो आप बोल रहे हो? मुझे कोजिक एसिड ज़्यादा पसंद है। कोजिक एसिड आई फाइंड मोर पोटेंट इन स्मॉल पिगमेंटरी मार्क्स, एक्ने। कोजिक एसिड इज मोर सेफ्टी प्रोफाइल दोनों की सिमिलर है, लेकिन रिजल्ट बेटर मुझे कोजिक एसिड से दिखता है। एंड कोलाजन वाली जो क्रीम्स होती हैं वो आपने पहले ही नो बोल दिया, फिर आपने ग्लूटाथायन वाली क्रीम्स जो है वो नो बोल दिया। एंटी एजिंग क्रीम में अगर आपको कोई इंग्रेडिएंट देखना है तो रेटिनॉल होता है। हाँ, मैं पूछना था ये। तो फोर्थ रेटिनॉल। रेटिनॉल इज थम्स अप। रेटिनॉल एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है एंड इट डज। खाली कौन सी एज में रेटिनॉल लगाना चाहिए? आजकल लोग 20-25 साल में भी रेटिनॉल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। डू यू थिंक इट्स राइट? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। There is absolutely nothing wrong in applying a retinol. Only thing is that retinol सब जगह advertise करके लोग लगाते हैं, see a lot of side effects of it. So you should retinol लगाना है, always use a prescription grade, start using slowly, and it's not for everybody. It should suit your skin. It's not meant for people with a very dry skin type. जैसे dry skin वाले लगाएंगे तो उनको reaction होता है retinol से। कोई रेटिनॉल यंग एज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम लोग आइसोट्रोइन बात कर रहे थे इससे पहले, वो ओरल रेटिनॉइड है। जो आइसोट्रेटिनॉइड बोल रहे थे वो ओरल रेटिनॉइड है, वो तो हम यंग बच्चों में भी देते हैं। सो टॉपिकल रेटिनॉइड यू कैन स्टार्ट एट 20-25। कुछ उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खाली उसमें खाली सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए और उसको यूज़ प्रॉपर इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 पे भी स्टार्ट कर सकते। अब आते हैं 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन पे, ठीक है? तो उसमें एक होता है सबसे पहले आप क्लेंजर। ओके, तो फेस वॉश या कोई भी क्लेंजिंग करा आपने वो करते हो, तो दैट्स इंपॉर्टेंट, वो करना चाहिए। yes. ठीक, उसके बाद फर्स्ट स्टेप आई वर्ड इज टोनर लगाते हैं लोग। तो टोनर क्या होता है और लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? सो टोनर का पर्पस होता था टू बैलेंस द pH। जो हम लोग पहले ज़माने में सोप्स यूज़ बनाए जाते थे, वो बार सोप्स थे जिससे लोग चेहरा धोते थे, उसका एसिडिक pH होता था। तो उसको pH को बैलेंस करने के लिए स्किन के टोनर लगाया जाता था। आजकल के जो फेस वॉशेज़ हैं वह बैलेंस न्यूट्रल pH के साथ आते हैं, तो उसमें टोनर का लॉजिक ही नहीं है, तो टोनर बार हो गया। तो अब टोनर जो लगाते हैं कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। थोड़े लोग टोनर लगाते हैं एज अ प्राइमर ताकि पोर्स कम देखें, पर उसके लिए टोनर थोड़ी आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाओ, उसमें हो जाता है काम। ओके, सो फर्स्ट टोनर, फिर उसके बाद आता है सिरम। लोग सिरम लगाते हैं जिसमें सिरम अलग अलग टाइप्स के आते हैं। विटामिन C सिरम बहुत फेमस है, तो सिरम से कुछ होता है? सीरम्स काम करते हैं, लेकिन जैसे अगर आप मुझे स्किन केयर पूछो तो ये 7 स्टेप की ज़रूरत नहीं है। चेहरा धोया, एक एक्टिव लगाया, एक्टिव है और सीरम सेम चीज़ होती है। दिन के टाइम अगर ज़्यादा ऑयली फेस है, सिर्फ ऊपर सनस्क्रीन लगाया, ये आपका स्किन केयर है मॉर्निंग का। बाकी जो 5 लेयर हैं उसका सिर्फ कंपनी का फ़ायदा है, कोई उसका लॉजिक नहीं है। रात के टाइम फिर से वही सीरम आप दोबारा लगा सकते हो, या फिर अगर कोई तुम्हारे डरमैट ने सपोर्ट किया, वो बोला सीरम लगाओ, ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगा दो।
बात खत्म हो गई। दिस इज़ योर स्किन केयर। इससे ज़्यादा स्किन केयर नहीं यूज़ करना चाहिए। मतलब या तो मॉइस्चराइजर या सिरम, दोनों में से कोई एक चीज़, और फिर उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा दो। और रात को सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो फिर सिर्फ सीरम लगाओ और ऊपर मॉइस्चराइजर लगा दो, वो भी अगर ज़रूरी है, नहीं तो एक सीरम लगाया दैट्स गुड इनफ। एंड फेस वॉश के बाद पहले मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए कि पहले सिरम लगाना चाहिए? सो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस। सो जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स आते हैं थोड़े, उसको मॉइस्चराइजर से पहले लगाते हैं एंड फिर ऊपर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। सो नॉर्मली इट्स ऑलवेज द एक्टिव। सो जो एक्टिव है दैट इज़ द सीरम, वो पहले लगाया जाता है एंड उसके ऊपर मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन लगाते हैं। ओके, गॉट इट। तो पहले फेस वॉश, देन मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। यस, दैट्स इट। एंड रात को you have to put something, then you put the wash your face, put the serum, if it's dry, moisturizer and then sunscreen. Otherwise that's okay, क्योंकि आपने वो लगाया मॉइस्चराइज की और थर्ड लेयर प्रोटेक्शन है, उसके आगे सब वेस्ट है। रात के टाइम सिर्फ एक्टिव सीरम लगाओ एंड ऊपर मॉइस्चराइजर लगा दो, बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना। ओके, एक कोरियन ग्लास स्किन एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत ग्लैमरस है, एंड पीपल वांट दैट स्किन क्योंकि उनकी स्किन बहुत ग्लास जैसी दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है कोरियंस की स्किन बहुत बढ़िया दिखती है और दूर से ऐसा लगता है वो ग्लो हो रहे हैं, चमक रहे हैं, फुल टाइम ग्लास जैसा लगता है? वो बहुत वहाँ पे जो है स्किन केयर ये सब बहुत यंग एज पे स्टार्ट होता है और वहाँ पे ऐसे टैबू नहीं है। बोटॉक्स फिलर जो वो लोग बेचते हैं वो क्रीमें बेचते हैं, जो रिज़ल्ट आता है वो सब ब्यूटी एस्थेटिक ट्रीटमेंट से आता है। सो मैं बहुत सारे इधर भी हमारे इंडिया में देखता हूँ लोग, ये क्रीम तो वो क्रीम, वो सब क्लिनिक बैठे होते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। इसमें वो सब बेचने वाली चीज़ें हैं। इसमें ये नहीं बोलूँगा कोरियन स्किन केयर हैज़ चेंज, रेवोल्यूशनाइज, उनके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, पर जो आप वो लड़की जो ग्लो देख रहे हैं, ग्लास स्किन देख रहे हैं, वो क्रीमों के कारण नहीं है। वो मोर ऑफ प्रॉब्ली फोटो एंगल, लाइट जो ऊपर लगाया एंड मोर ऑफ द ट्रीटमेंट जो की है उसके कारण है। कोई भी क्रीमों लगाने से कोई ग्लास स्किन नहीं हो सकता। ओके, एंड अभी एक और दो और थेरेपीज़ हैं, दो पर्टिकुलर फेशियल टाइप की चीज़ें जो बहुत चलती है। एक हाइड्रा फेशियल एंड सेकंड इज़ कि नाइट्रोजन फेस पे मारते हैं जिससे एक्ने हटते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ इट? यस, ऑफ कोर्स। सो हाइड्रा फेशियल क्या होता है? आई एम है? अ की ओपिनियन लीडर ऑफ हाइड्रा फेशियल इन इंडिया। सो when it comes to hydra facial, it's a facial, it's the best facial you can do. It's not उसमें you see a glow but it has a temporary result. So अगर कोई important function है, कुछ ज़रूरी है, शादी में जाना है, बर्थडे है, rather than going to parlor you can do a hydra facial. क्या होता है हाइड्रा फेशियल? हाइड्रा फेशियल बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस होता है। उसमें क्लेंसिंग होती है स्किन की, एक्सट्रैक्शन होती है, थोड़े सीरम्स डाले जाते हैं। ये 30 मिनट प्रोसीजर होता है। इट्स वेरी पॉपुलर क्योंकि उसमें ग्लो बहुत अच्छा दिखता है फेस पे इमिजिएटली करा के, कोई डाउन टाइम नहीं होता है। करा के अगर सुबह किया रात में आप बाहर जा सकते हैं, ये उसके कारण फेमस है। इट्स अ गुड ट्रीटमेंट ऑल्सो। देयर इज it's not a treatment for pigmentation, it won't treat pigmentation, it's primarily meant for glowing. So if you have pigmentation, there are other things for that. लोग हर वीक फेस क्लीन अप कराते हैं और हर मंथ फेशियल कराते हैं, पार्लर्स में जाके, सैलून्स में जाके। कराना चाहिए? नहीं। क्यों क्लीनअप्स नहीं कराना चाहिए? क्लीनअप तो बोलते हैं कि उसके लिए क्रीम्स होती हैं। क्लीनअप्स में वो क्लीनअप्स वैसे भी नहीं करने चाहिए। जो उसके लिए क्रीम्स आती हैं, एक्सफोलिएटिंग क्रीम, जिससे वाइट हेड ब्लैक हेड सब निकल जाता है। वाइट हेड ब्लैक हेड का आपने क्लीनअप किया, पहले तो आप वो निकालेंगे वाइट हेड ब्लैक हेड, उधर पोर खुल जाता है। जो पोर खुलता है वो वैसे भी 3-4 दिन के बाद फिर से भर जाने, आप करते रहोगे और लेफ्ट विद ओपन पोर्स। एंड जो एक्ने की वो जो क्रीमें लगाती हैं, 10 क्रीमें लगाते हैं, उससे थोड़ी ना कुछ होने वाला है। उससे पिंपल में इतना देखता हूँ, इतने लोगों को एक्ने आता है। तो वो सब के कंपैरिजन में हाइड्रा फेशियल आप डेफिनेटली एवरी मंथ करा सकते हैं। जो ये सब नहीं करने चाहिए, फेशियल क्लीनअप्स, ये सब ज़रूरत नहीं है। हर महीने नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लोग बोलते हैं कि फॉर अ हेल्दी स्किन, फॉर मेंटेनिंग द ग्लो और फॉर मेंटेनिंग गुड स्किन करते रहना चाहिए। दादाजी वाली बात है, जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। हमारे देश में ऐसे तेल के बारे में भी बोलते हैं मेरे कि तेल लगाना चाहिए, तेल से बाल उगते हैं। कोई भी तेल से बाल नहीं उग सकता। वो दादाजी ने पापा को, पापा ने मुझे, नेक्स्ट मेरे बच्चे को, वो चलता रहेगा। तो ये वो लॉजिक की बात है। तो ब्लैक हेड्स हटाने का सबसे अच्छा एंड बेस्ट तरीका क्या है? ब्लैक हेड्स निकालने का एक अडाफ्रीन जेल नाम की ट्यूब आती है, जिसमें रेटिनॉइड जो हम बात करते हैं, इट्स अ टॉपिकल रेटिनॉइड। जैसे आइसोट्रोइन अंदर से काम करती है, टॉपिकली बहुत अच्छा काम करती है। हमने इससे पहले सैलिसिलिक एसिड की बात की थी। वो सैलिसिलिक एसिड भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स पे काम करता है। उनको बेसिकली एक्सफोलिएंट्स बोलते हैं। तो ये सब यूज़ करने चाहिए, ये ब्लैक हेड्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं। आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो ब्लैक हेड वाइट हेड सब चला जाता है। देन ये बोलते हैं कि हर हफ्ते लोग फेस मास्क लगाते हैं,
हर 15-20 दिन में लोग क्ले लगाते हैं, फेस क्ले होता है, फेस मास्क होता है, ये सब लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? एंड एक न्यू ट्रेंड है जो वो हर संडे को ऐसे बड़ा सा मास्क लगा के बैठ जाते हैं जैसे शीट जैसा दिखता है. It just keeps them busy. If you have a lot of time, like I'm very busy, so I will never do it because it's only keeping you busy. There is no that the cream should be applied daily, or what creams you apply, they penetrate the skin. It's just a feel good. So तो जो फेस मास्क होता है कुछ काम का नहीं है? थोड़ा ऑयलीनेस कम करेगा, थोड़ा उस टाइम के लिए थोड़ा सा ग्लो देता है, उसमें और कोई लॉजिक थोड़ी है यार. थोड़ी ना कुछ चेंज होता है, पिगमेंटेशन थोड़ी कम होती है लगा के. क्या थोड़ी बात ना है. पिंपल जाते हैं वो लगा के, थोड़ा टाइम थोड़े टेम्पररी फेयरनेस दिखता है, उतना फ़र्क है, और थोड़ी कुछ होता है उससे. सही में इतने जो लाखों प्रोडक्ट्स हैं काम करते हैं, लेकिन कोई फ्रूट बेस्ड है, कोई कोलेजन के लिए है, कोई ग्लो के लिए है, कोई क्या बेस्ड आपने पहले क्या बोला? फ्रूट बेस्ड आते हैं ना मास्क, जो ब्लैकबेरी. खा लेना चाहिए यार. जो फ्रूट्स आते हैं ना उसमें न्यूट्रिशन खाने से होता है, आप खा लो वो ज़्यादा अच्छा है. उसमें ये सब लगाने का कोई मतलब नहीं है, खाली वो टाइम पास करने की बातें हैं. और हम वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फ्यूचर. क्या ये सब बोलने की बातें हैं? जैसे आप क्ले बोल रहे थे, वो मुल्तानी मिट्टी, मेरे कॉलेज में उसका बोलते थे, वो मुल्तानी मिट्टी सिर्फ ड्राइंग एजेंट है, वो लगाओ थोड़ा ड्राई लगता है फेस, पर थोड़ी ना पिंपल ट्रीट करता है. थोड़ा ऑयल ग्लैंड थोड़ा सुखाएगा, थोड़ी ना पिंपल जाएगा उससे. एंड जो ये घर के नुस्खे होते हैं लोग, अभी घर के नुस्खे मतलब अभी जैसे हैं कई वेरी कॉमनली कच्चा दूध ये लगाओ, वो लैक्टिक एसिड है. सो वो क्रीम के फॉर्म में भी तो आता है, यू गेट लैक्टिक एसिड बेस्ड क्रीम्स. यूज समथिंग विच इज स्टैंडर्डाइज्ड, जिसमें कंटेंट कितना लैक्टिक एसिड का वो पता है. या आपके घर पे जो दूध आता है, मेरे घर पे दूध आता है, वो अलग है. तो आप जो मास्क बनाओगे, आप वीडियो बना रहे हैं, आप जो मास्क बनाओगे, और जो मैं अपने घर पे फॉलो कर रहा हूँ वो अलग है. आपका स्किन अलग है, मेरा स्किन अलग है. तो जो स्टैंडर्डाइज है, जो काम करता है, वो यूज़ करना चाहिए यार. ओके, मेरे को मैं 4-5 है ना आपको वो बताऊंगा स्किन बेस्ड ट्रीटमेंट्स, एंड टेल मी वो वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं. एक है बहुत फेमस है जो लाइट UV लाइट मास्क लगाते हैं लोग. हैव यू सीन दैट? यस ऑफ कोर्स. डज इट वर्क? It works in inflammation, it works in acne, it works in reducing the redness, but it is more of a feel-good treatment. It is not a treatment. It's not something I will do in the clinic. If you have the money and you want to do it at home, it does work, but it's not the main line of treatment. It's more part of facials to reduce a little bit of redness. It does not treat any specific cause. So UV face mask, it works in some It works in the redness of the face. You see a little reduction in inflammation. It works in that. Barrier repair. Okay, so barrier repair is very, very important. Barrier repair is nothing but a good moisturizer. Moisturizers come with barrier repair creams. Okay. So they are very important, especially more than skincare. They're very important in our skin issues. There is something called as atopic dermatitis where the barrier is broken and those people are always itching because the skin goes very dry. So barrier creams are very important and something it will always be in my prescription of a skin patient who has eczemas and all that. Then food based जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कैफीन बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं या स्ट्रॉबेरी बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं, ये सब वर्क करते हैं? नहीं. पूरी ब्रांड्स हैं इनके ऊपर. ठीक है, नहीं करते. सेम होते हैं जैसे नॉर्मल सब होता है. वही होता है, कुछ नहीं उसमें. So why do people use it? Just for new marketing gimmick? It's marketing gimmickry. You are being fooled by the internet. Okay, micro needling. Micro needling is a good treatment. It works very well in acne. क्या होता है माइक्रो नीडलिंग, बताओ. माइक्रो नीडलिंग अगर सिंपल चीज़ पूछेंगे, आपने एक डर्मा रोलर देखा होगा. सो बेसिकली इट्स बाय मेकिंग माइक्रो चैनल्स इन द स्किन एंड इन्फ्यूजिंग सीरम्स इनसाइड. तो उसमें लॉजिक क्या है कि जो हम कंट्रोल्ड इंजरी कर रहे हैं उसमें कोलेजन प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ कंट्रोल्ड इंजरी. कभी मार लगेगी तो अपने आप भर जाता है क्योंकि सो दैट इज़ बेसिकली कंट्रोल्ड इंजरी. एंड वो करने से हम लोग ऊपर सीरम्स लगाएंगे तो डीप पेनिट्रेट करता है. ये 2 लॉजिक है माइक्रो नीडलिंग के. अलग अलग चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे अलग अलग डिवाइसेस आते हैं, लेज़र्स आते हैं, मशीन्स आती हैं, डर्मा पेन डिवाइसेस आती हैं, रोलर्स आते हैं, हज़ारों चीज़ें हैं उसमें. सो दिस इज़ माइक्रो नीडलिंग का बेसिस. It's good. It works well in open pores. It works well in little bit of skin tightening, acne scarring. It's a good treatment.
ओके, एंड क्या वो घर पे नहीं कर सकते ना, डर्मेटोलॉजिस्ट को करना चाहिए? नहीं, जो डर्मा रोलर होता है वो घर पे करा सकते हो डर्मा, पर उसका इफेक्ट वैसे नहीं होता है क्योंकि जो लेज़र है उसकी डेप्थ डिसाइडेड है, कितने डेप्थ पे जाना है वो हमको पता है, कितना किधर कोलेजन रीमॉडल होगा वो पता है, जो सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर टू डू इट एट अ क्लिनिक। देन एक बहुत ही वायरल वीडियो था टिकटॉक पे, यूएस में उसके बहुत व्यूज़ आए, 6.4 बिलियन व्यूज़ आए थे उस पर्टिकुलर पे, और वो बहुत फेमस हो गया, विच इज़ कॉल्ड पीरियड ब्लड फेशियल। हैव यू हर्ड ऑफ इट? यस आई हैव। इट्स कॉल्ड, तो पीरियड ब्लड से लोग पीरियड ब्लड फेस मास्क, पीरियड ब्लड फेशियल, ये बहुत एट होम ट्रीटमेंट है जो लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक इट्स अ वेव अगेन, ये क्या टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हो गई, एक किसी ने कर लिया तो उसके कारण चल रहा है। लॉजिक नहीं है उसमें यार, कुछ भी लॉजिक नहीं है। तुम कहाँ उसमें बैक्टीरिया सीधा वो डाल रहे हो अंदर, ये सब नहीं करना चाहिए। सो मिथ बस्टर्स, मेरे को ये बताओ, सबसे कॉमन मिथ है, क्या मास्टरबेशन से पिंपल होते हैं? नहीं होते। मिथ है कि फैक्ट? मिथ है, मास्टरबेशन से पिंपल्स नहीं होते। Okay. Bad diet leads to pimples and acne. True to certain extent, not true to certain extent. If you have a hormonal condition like PCOD, then definitely bad diet will lead to acne. But if your acne is predominantly hormonal, even if you eat the best food in the world, you can still get acne. Got it. Then SPF जितना ज़्यादा होगा सनस्क्रीन में उतना बेटर सन प्रोटेक्शन होगा। ये झूठ है। SPF जो है वो स्किन कैंसर प्रोटेक्शन के लिए होता है। हमारे में जीन होती है जो स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करती है हमको। हम लोग को मेलानोमास नहीं होते, दूसरे टाइप के स्किन कैंसर्स होते हैं, लेकिन उसके लिए हायर SPF आप नॉर्मल भी यूज़ करोगे, एनीथिंग अब 30 एंड अबाव इज़ फाइन यार, यू डोंट नीड अ 50 और 100 SPF। सनस्क्रीन में क्या है, रेगुलरली लगाना ज़रूरी है। हर 3-3 घंटे में लगाओ, उसको फिल्म जैसा लगाया जाता है, एक बार लगाया वापस 3-4 घंटे बाद लगाया जाता है। सो ज़्यादा SPF है तो ज़्यादा बड़ी अच्छी सनस्क्रीन है, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसे कोई लॉजिक नहीं है। जो हम लोग लगाते हैं टैनिंग के लिए, वो SPF मेजर ही नहीं करता है, बेसिकली PA वैल्यू मेजर करता है जो टैनिंग के लिए होती है। सो मोर देन सीइंग द SPF, इफ यू आर बाइंग इन इंडिया, यू शुड सी द PA वैल्यू। ओ, ये मुझे पता नहीं था। SPF is for skin, is for that for protection of skin cancers and all. It's not so much for, in India primarily people are putting for tanning and anti-aging. So you should see the PA value, especially if you're putting for tanning. So लोग ऐसे बोलते हैं बीच एरियाज पे जाओ जहाँ पे सन हार्ड है तो वहाँ पे हायर SPF वाला लगाना चाहिए। True, higher SPF does cause more skin protection, but the difference between a 50 SPF and a 30 SPF is minuscule. So if you have a 30 SPF and you apply it every 3 hours, you're going to cause that much protection only. Then it doesn't really change anything. Okay, तो भले बीच पे जाऊँ या मैं नॉर्मल रहूँ, बीच पे थोड़ा हायर SPF होना चाहिए because you are going on with that. But 30 SPF अगर every 3 hours वहाँ पे भी लगाया, वाटर प्रोटेक्टिव लगाया, तो ठीक होता है, उससे भी काम बन जाता है। It's a good sunscreen. Then जैसे ही पिंपल है उसको पॉप कर दो, पॉप करके निकाल दो पिंपल, ताकि बहुत जल्दी you can get rid of them faster. जिंदगी में कभी मत करना, जो पिंपल है वैसे भी चला जाएगा, खड्डा हमेशा रहेगा, और उसके लिए पिंपल के दाग सब निकल जाते हैं दवाइयों से, क्रीमों से। खड्डा एक बार बन गया तो आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा लेज़र के लिए, वो नहीं जाता है किसी भी चीज़ से, ये उसका सच्चाई है। तो पॉप करना ही नहीं करना, पिंपल कभी मत पॉप करना। ओके, देन स्क्रब हार्ड। अब फेशियल, ये जो फेस स्क्रब्स आते हैं वो लो, और बहुत ज़्यादा हार्ड फेस स्क्रब करो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हटाने, तो झूठे सच है? फेस स्क्रब से ब्लैक हेड्स जाते हैं बिकॉज एक्सफोलिएट, पर वो अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि वो इरिटेशन कॉज करती है फेस पे, एंड वहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ती है स्किन के। इस करके फेस स्क्रब्स नहीं करना चाहिए। जो हमारा नॉर्मल ऑयल प्रोड्यूस होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, ऑयल मैंटल बोलते हैं जिसको। ओके, एसिड मैंटल, सॉरी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करो। ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज़र मत यूज़ करो। थोड़े सच है, सही है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सो ये डिबेटेबल टॉपिक है। इफ़ यू आस्क फॉर पर्सनल ओपिनियन, ज़्यादा ऑयली फेस है तो मॉइस्चराइज़र मत यूज़ करो। ओके, सनस्क्रीन हर इंसान को यूज़ करना चाहिए? हाँ, हर इंसान को यूज़ करना चाहिए। एवरी डे? हाँ, हर रोज़ लगानी चाहिए। और अगर मैं अंदर हूँ, मैं सन में नहीं जा रहा, आप ऐसे कमरे में बैठे हैं, अंदर हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो भी लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूवी लाइट से होता है जो प्रॉब्लम है, सनलाइट से थोड़ी होता है। आप खिड़की पे बाजू में बैठे हैं, वहाँ भी यूवी लाइट है, सब जगह यूवी लाइट आती है। आजकल टैनिंग जो है वो लोग बोलते हैं इससे भी होती है, जो ये वाले। तो ऑल्दो इससे बहुत कम है, इस करके रात में लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर इंडोर्स भी बैठे हो तो दिन के टाइम सनस्क्रीन की आदत सबको होनी चाहिए। ओके, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स विल मेक योर रिंकल्स एंड फाइन लाइन डिसअपियर ओवरनाइट।
आपकी एंटी एजिंग कोर्स लोगे तो 30 डेज़ के अंदर या 1 वीक के अंदर रिंकल्स और फाइन लाइंस हट जाएंगी। झूठ है, झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। कोई भी एंटी एजिंग क्रीम, कोई भी रिंकल्स, वो एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। एक बार रिंकल वहाँ बन गए, अब दुनिया की जितनी महंगी क्रीम है, जितनी लगा दो, उससे थोड़ी जाते हैं। दिस इज़ गोना बी माई नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा उतने बेटर रिजल्ट्स। वहम की बात है यार, ये सब बेबुनियाद वहम की बातें, ये सब नॉनसेंस है। मैं दोनों तरफ देखता हूँ, मैं फार्मा को भी देखता हूँ और इधर भी देखता हूँ। मुझे मालूम है फार्मा वर्ल्ड कैसे चलता है और क्या होता है। वो गलत है यार, ये अपना तो ऐसे ही ले रहे हैं, इस करे बेच रहे हो, गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल स्किन केयर, वो सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव ज़्यादा होते हैं देन जो मेडिकल वाले होते हैं, जो केमिकल बेस्ड होते हैं। झूठ है ये जो है, क्योंकि इसमें जो आप है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट्स बेटर नहीं होते? नहीं, उसमें क्या है, नेचुरल, जैसे मैं लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स में देखता हूँ, लोग घर से लगा के आते हैं कुछ भी, उससे भी रिएक्शंस आते हैं, पिंपल्स आते हैं लोगों को पैक्स लगाने के बाद। तो वो इट जस्ट कीप्स अस बिजी। और वो दादी के नुस्खे चालू हैं, उसमें कोई भी जो स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट्स आती है, आर बेटर देन योर होम फेशियल्स। ओह ओके, तो जैसे अभी जो एक ट्रेंड है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक, नेचुरल और केमिकल फ्री, इन सब को लगाना चाहिए। So in the name of natural, you can commit any crime in dermatology. Because if I am a pharma company, I have to undergo some testing, I can do. कल मैंने उधर बोला natural, तो सब निकल ही गया उसमें। उनसा उसका सब तुम्हारा रेगुलेशन भी कम हो गए। तो दिस इज अंडर द टर्म ऑफ नेचुरल, यू कैन डू एनी क्राइम इन डर्मेटोलॉजी। तुम नेचुरल बोलो तो लोगों को लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया, ही थोड़ी ना भगवान ने बना के भेजा है, वो भी तो कंपनी में बनता है, वो तो खाली गिमिकरी है, आपको एड़ा बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? ये थोड़ी कि नेचुरल कौन सी चीज़, नेचुरल थोड़ी कुछ बनता है, अब कंपनी में बनता है। वो एटलीस्ट तुम जो लगा रहे हो वो टेस्टेड है, उसमें क्या साइड इफेक्ट है हमको मालूम है, क्या कंटेंट है वो मालूम है। नेचुरल क्रीम उसमें तो उसने टेस्टिंग भी निकल गया, उसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस खत्म होगा उसका रूल्स एंड, पर थोड़ी ना इतना स्ट्रिंजेंट होता है। इधर फार्मा से पहले मैं एक कंटेंट पढ़ूंगा लिखने से पहले, क्या तुमने लिखा है उसके ऊपर रिसर्च है, तुम ऐसे थोड़ी बना सकते हो। और अगर कोई क्रीम मेरे लिए काम करती है, डॉक्टर गुरजोत के लिए काम करती है, थोड़ी ना वो आपके लिए काम करेगी। कल अगर कोई घर का नुस्खा मेरा अपने कोई क्रीम है, ऑर्गेनिक क्रीम है, सो ये सब हमेशा उसके ऊपर स्टडीज़ होनी चाहिए। इट शुड ऑल बी बेस्ड ऑन साइंस। ओके, क्विक 3 क्वेश्चन जो मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट इज डार्क सर्कल अंडर आई जो होते हैं वो क्यों होते हैं? डार्क सर्कल अंडर आई क्यों होते हैं? सो लेट्स व्हेन यू टॉक अबाउट डार्क सर्कल्स, 3 मेन रीजंस। फर्स्ट इज द पिगमेंटेशन, जो उधर का कलर है दैट इज देयर, which is you have dark circles over there. The second is the hollow. A large majority of our Indians, we have deep set eyes. So जो deep set eyes है उसमें hollowing होती है. So basically simple way to differentiate, कभी अगर सेल्फी लिया, सामने से लिया तो इतना डार्क नहीं लगता है अंडर आई, कभी ऊपर से सेल्फी लिया तो ज़्यादा डार्क लगेगा. सो दैट इज़ नॉट द डार्क सर्कल, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन, इज़ बिकॉज ऑफ होलोइंग ओवर देयर. एंड थर्ड जो बहुत कॉमनली मैं देखता हूँ इज़ बेसिकली पोस्ट एलर्जीज, जो एलर्जीज़ के कारण जिनको होते हैं विथ कॉन्स्टेंट, जो उधर वैस्कुलर सप्लाई है वो थोड़ी डिमिनिश हो जाती है, थोड़ा कॉन्स्टेंट एलर्जीज़ के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण वहाँ पिगमेंटेशन आता है. सो ये 3 मेन उसके क्लासिफिकेशंस हैं. जो लैक ऑफ स्लीप से नहीं होता? लैक ऑफ स्लीप से अंडर आई दिखते हैं थोड़े, पर आप जिसके अगर हॉलो आइज़ हैं, आप 24 घंटे भी सोएंगे तो भी वो हॉलो ही रहेंगे. क्या बात कर रहे हो आप? तो आज सारी नई नई चीज़ें होता है. मुझे लगा अंडर आई सिर्फ नहीं सोने से होते हैं. नहीं, अंडर आई नहीं सोने से सही है, वो आप सोओगे बराबर, वहाँ पे आपका सर्कुलेशन बराबर होगा, यू लुक फ्रेश. बट इफ देयर इज समवन विद आई बैग्स, यू आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज यंग, लेट्स टॉक अबाउट समवन हु इज 30-35, he or she has dark circles. Even if she sleeps for 24 hours, she will still have dark circles. The reason for dark circles over there is not lack of sleep, it's lack of collagen. By sleeping, you won't build collagen. वाओ. और जो सुबह उठते से चम्मच लगाओ ठंडा फ्रीज़र का, उससे डार्क सर्कल हटते हैं? नहीं, उससे डार्क सर्कल नहीं, पर थोड़ा वहाँ पे जो स्किन टाइट हो जाती है तो थोड़ा कम दिखते हैं. जो लूज स्किन है वो टाइट हो जाएगी, इस करके वो जो आइस डालते हैं उसका यही लॉजिक है, और टाइट नहीं होती उससे. ओके, देन बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा होता है? कोई भी बेस्ट सनस्क्रीन नहीं है. सब जो
जो आपको सूट करती है वो बेस्ट सनस्क्रीन है। बेसिकली जो नॉन स्टिकी सनस्क्रीन है, वाटर बेस है, जो आप रीअप्लाई कर सकते हैं, SPF उसका 30 एंड अबाव है, वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंट है, ये सब देखना चाहिए उसमें। बाकी ब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ब्रांड से नहीं फ़र्क पड़ता। डू यू फील दैट फेयरनेस क्रीम्स वर्क नहीं करती? फेयरनेस क्रीम पिगमेंटेशन कम करने में हेल्प करती है, गोरा हेल्प करने में थोड़ी हेल्प करती है। तो पिगमेंटेशन, किसी का अनइवन स्किन टोन है, कोई धूप में गया है, काला हुआ है, आप वो ट्यूब लगा रहे हो, कालापन कम होगा। ऐसे थोड़ी है कि क्रीम लगाते रहे, जो आपका स्किन टोन था वो थोड़ी स्किन टोन चेंज होता है फ्लिट्स। तो वो जो एक आता है कि शेड 3 वीक्स में लुक 3 शेड बेटर, वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, अगर जो उनका मेरे को जो समझ में आता है वो, या जो वो लोग क्या क्लेम कर रहे हैं कि आपकी पिगमेंटेशन कम होगी 3 हफ्ते में। अगर कोई दाग है चेहरे पे, कोई काला धूप में गए हो, कुछ चीज़ दाग छोड़ के गई है, तो वो कम होगी। ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि आपको कोई पिगमेंटेशन ही नहीं है और आप लगा रहे हो और आपका स्किन टोन गोरा हो रहा है। वो तो नॉनसेंसिकल चीज़ें हैं, वो थोड़ी होता है, किसी चीज़ से नहीं हो सकता। हैव यू सीन दैट ट्रेंड एक इंस्टाग्राम पे जहाँ पे एक बोल ऑफ आइस, पूरा पानी और बर्फ़ का उसमें मुंह रख के रखते हैं लोग, फिर 30 सेकंड्स बाद निकालते हैं? वो बेसिकली पोर टाइटनिंग के लिए थोड़ा करो, थोड़ा पोर टाइट हो जाते हैं, तो इट वर्क्स एज अ, थोड़ा पोर टाइट हो गए तो मेकअप लगाने में आसान होता है। जो क्रीम्स लगाने वो स्किन थोड़ा अच्छा दिखता है उसके बाद, उसका वो लॉजिक है। व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच एक नॉर्मल, एक एवरेज डर्मेटोलॉजिस्ट कितना कमाते होगा? कितना कमाता होगा? One clinic person. I'm not talking about people who are chains and very. It's very difficult to say यार। अर्निंग ऑफ अ क्लिनिक विल डिपेंड कि तुम कहाँ प्रैक्टिस करते हो। तुम्हारी प्रैक्टिस क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी है कि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी है। क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट कितना कमा सकते हैं और एस्थेटिक वाले कितना कमाते हैं? एक, बिकॉज चेन्स की बात नहीं कर सकते, ब्रांड्स की बात नहीं कर सकते। जिसकी ब्रांड्स और चेन्स है वो तो डिपेंड करेगा कितना बड़ा कोई है, राइट। बट ऑन एन एवरेज अगर कोई एक डर्मेटोलॉजिस्ट है तो वो कितना कमाता होगा एक क्लिनिक से? डर्मेटोलॉजिस्ट, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट छोटे छोटे टाउन से लेके बड़े में होगा रेंज 1.5-2 लाख रुपए महीने से लेके 40-50 लाख रुपए महीने का भी कमा सकता है आदमी। क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी से भी 20-15 लाख तक कमा सकता है, 1 लाख से 15 लाख महीने तक, 10-15 लाख। और मतलब जिनकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, हाँ, ऐसे फेमस है, जिनकी लाइन लगी हुई है, और उनका वो लोग कमा सकते हैं उसमें, उस क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी से, क्योंकि उसमें पैसा होता है। अगर तुम बहुत सारे पेशेंट देख रहे हो बराबर तो हमारा पैसा। और एस्थेटिक्स में तुम उससे डबल कमा सकते हो, क्योंकि जो, पर हाँ फ़र्क क्या होता है, मेरे यहाँ जो स्किन का पेशेंट आता है मुझे भगवान मानता है। मैं अगर उसको 2 घंटे रश है, 2 घंटे भी बैठा है, कुछ बोलता नहीं है, ज़रा भी कुछ भी नहीं बोलेगा, डॉक्टर सर हाउ आर यू, सब बराबर, और मुझे भगवान मानते हैं। जो एस्थेटिक वाले आते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक की अर्निंग डबल होती है, लेकिन उनको तुम्हें भगवान मानना पड़ता है, वो तुम्हारे सर पे चढ़ के आते हैं। दे आर, यू हैव टू, दे डोंट वांट टू वेट, यू हैव टू गिव देम अ सेपरेट रूम। सो ये फ़र्क है। सो एक्चुअल जो अच्छा क्लिनिक चलता है उसका गुड बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ का, तो ही तुम चला सकते हो। सिर्फ एस्थेटिक के बेसिस पे तुम पूरे दिन वेले बैठे रहोगे, इतना बड़ा एस्थेटिक का मार्केट इंडिया में हुआ नहीं है कि सिर्फ तुम एस्थेटिक क्लिनिक चला लो, तुम्हें डर्मेट करना ही पड़ता है। ओके, वन क्विक ट्रेंड, लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज मेरे को एकदम से ध्यान आ गया। आजकल जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे, उनके क्लिनिक्स में लिखा रहता है कि गेट दिस ट्रीटमेंट एंड पतले हो जाओ, 3 डेज़ में आपकी कमर एकदम प्रॉपर हो जाएगी, या 30 डेज़ में कमर हो जाएगी, 4 सेशन से आपकी स्किन टाइट होके पतले हो जाओगे। ऑल ऑफ दिस इज ट्रू? So there are non-surgical body contouring devices. Nothing works in 3 days. It takes 3 months. There are treatments. You cannot beat liposuction with those treatments. Any non-surgical treatment. Let's talk about cool sculpting. I do cool sculpting and that's the most popular. क्या cool? Cool sculpting नाम की ट्रीटमेंट होती है फैट लॉस के लिए। उसमें जो रिज़ल्ट है वो 3 मंथ्स के बाद आता है। वो हार्वर्ड में स्टडीड है एंड काम करती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 150 किलो के आदमी हो तो एकदम अलग रूप आएगा। नॉन सर्जिकल फैट लॉस ट्रीटमेंट्स किसके लिए मेंट हैं? आदमी पतला है, वर्कआउट करता है, थोड़े एरियाज़ हैं बॉडी के जहाँ से फैट नहीं जाता है, तो वहाँ पे आप वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो और वो काम करेगी वहाँ। क्या होता है ये? कूल स्कल्पटिंग बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीजिंग द फैट. So we have adipocytes. Number of fat cells in our body will stay constant from the time you are born. At least when you, after a certain age, it stays constant till the time we are dead. So why do we gain weight when we eat? It's like a fat balloon. So it becomes bigger. When you diet, it becomes smaller. आप डाइट कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, पतले हो, 1-2 एरिया से फैट नहीं जा रहा है,
तो वहाँ पे कूल स्कल्पटिंग एक एप्लीकेटर से आता है, वहाँ लगाया जाता है एंड वहाँ पे नंबर ऑफ फैट सेल्स कम किए जाते हैं बाय फ्रीजिंग देम एंड इट इज़ वंस द फैट सेल्स आर डेड दे आर पुश्ड आउट वाया द लिम्फैटिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months. It's a non-surgical treatment, US FDA approved, it works very well, will work on small pockets of fat. And कि थोड़ा सा साइड बेली फैट है, जैसे वो चीज़ भी मैंने की हुई है, वो बेसिकली हर एक, जैसे आप किधर बाल कटाने जाते हो तो सबसे अतरंगी बाल वहाँ पे ही वो दिखते हैं, तो वैसे एज अ डॉक्टर मेरे को वैसे एज अ डॉक्टर सब I have to do everything. Like I was very conscious about my love handles when if I'm speaking in a conference or standing somewhere. तो साइड से किया हुआ है तो अभी नहीं दिखता है, तो इट्स बेटरमेंट, सो आई कैन वाउच के काम करता है. ऐसे नहीं है कि ये साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट थोड़ी टेंडरनेस है, थोड़ी ब्रूजिंग हो सकती है टेम्पररी, ये साइड इफेक्ट्स हैं उसके. वो और क्या रिवर्स हो जाता है वापस थोड़े टाइम में वापस आ जाएंगे? फैट सेल्स के जो नंबर हैं वो एक बार कम हो गए. सी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन सर्जिकल फैट लॉस, देयर आर temporary losses. We are talking about cool sculpting right now, so this is a permanent loss of fat. Fat does not regenerate. Like I said, let's take an example of 100 fat cells. आपने cool sculpting किया, उसमें 100 fat cells हैं और 25-30% निकल जाएंगे, तो वो कभी रीजनरेट नहीं होते हैं, वो 70 ही रहेंगे. हाँ, अगर आपने खाना दबा के खाना खाना चालू किया तो वही 70 फैट सेल्स जो है वो 100 की जगह ले सकते हैं. सो इफ़ योर वेट गोज अप, यू विल the fat comes back over there. But yes, if you reduce it again, what you should not go will go this time. So fat cells अगर कम करते हैं तो कुछ होता नहीं बॉडी में? Yeah, it's like taking out that यार, taking out a cup from a क्या from a sea, या फिर sea थोड़ा ज़्यादा होगा, इतना मोटे नहीं है. From a tub, I was going to say, from taking out a small कटोरी from a tub. Got it. एक टब पानी में एक कटोरा निकालोगे, वो तुम्हें जहाँ बॉदर कर रहा है वहाँ निकाल रहे हो. इट्स नॉट अ जनरलाइज्ड आप निकाल रहे हो, वहाँ पे निकाल रहे हो तो फर्क पड़ता है. गॉट इट, परफेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर actually being here and telling us everything. Thank you for making me so comfortable.